जनवरी के प्रतियोगिता दर्पण पे काम करना है। जाहिर सी बात है कि प्रतियोगिता दर्पण जनवरी का पूरा एक क्लास में ख़त्म नहीं होगा, तो कुछ बेसिक बात यह है कि अब ये एक तरह से आप मान के चलिए कि आपका प्रेडिक्शन का ही पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पार्ट 2 इन द सेंस कि हमको ये उम्मीद थी कि जनवरी तक एग्ज़ाम हो जानी चाहिए। उम्मीद जून हुआ, अक्टूबर हुआ, दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ, लेकिन बीपीएससी अपना एग्जामिनेशन डेट चेंज करते 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 एक साल से ये एग्जामिनेशन डेट ही चेंज कर रही है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पिछले क्लास में भी बोला होगा कि प्रिडिक्शन थोड़ा गड़बड़ाने लगता है। इससे गड़बड़ाने इसलिए लगता है कि मेरा एक मनोविज्ञान ये काम करता है कि हमारे पास अगर एग्ज़ाम का डेट होता है तो करेंट पे बात करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, करेंट को पकड़ना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक काल्पनिक डेट अपने हिसाब से तय कर लेते हैं और इतना हम लोग की काल्पनिक डेट प्रिडिक्ट कर लेते हैं, एक तरह से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भैया अप्रैल के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक हो जाना चाहिए। नहीं, यानी कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग सोचे थे कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, दिसंबर में हो जाना चाहिए, अक्टूबर में हो जाना चाहिए, तो उस तरीके से एक प्रिडिक्शन कर लिया जाता है कि इस तारीख तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए या अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड या पूरे अप्रैल भर में किसी वीक में पेपर हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम माइंड में ये सेटअप कर लें तो थोड़ा काम करना आसान हो जाता है। अगर अप्रैल में एग्जामिनेशन होती है तो जनवरी का मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जनवरी के मैगजीन को जब आप पढ़े होंगे तो आप देखिएगा कि उसमें नवंबर से मैटर मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल यानी 6 मंथ के मैगजीन हमारे हैंड में होंगे। और 6 मंथ के मैगजीन में भाई साहब अगर आप कमांड कर लें तो 25 को में से 22 को 20 को ना क्वेश्चन आ जाएगा जी, 20-22 को क्वेश्चन। अब सवाल है कि क्वेश्चंस आ जाएंगे, हम भी तो प्रिडिक्ट ही करते हैं। हम प्रिडिक्शन इस लेवल पे करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आए तो आप बना लें। हमारी भी प्रिडिक्शन से हो सकता है कि पीडी में क्वेश्चंस हो, पीडी में मैटर हो और हमसे प्रिडिक्ट ना हुआ हो, 4 को बात किए हो, 5वां नहीं किए हो और 5वां प्रश्न आ जाए, या फिर 5 को टॉपिक प्रिडिक्ट किए तो उसमें से एक आ जाए। नहीं, तो उसी में से हो सकता है कि छठा वो आ गया जो हमने प्रेडिक्ट ही नहीं किया। कभी कभी ये ऐसा नहीं है कि 25 में से 25 को में ऐसा हो जाएगा। ये मान के चलिए कि हमारा हिसाब किताब ये कहता है कि 100% मान के चलिए कि ठीक है, आप अगर 25-30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर 22-23 क्वेश्चन अगर हम पकड़ लेते हैं हम लोग के प्रेडिक्शन अप्रोच से 25 क्वेश्चंस के आसपास, 30 में 25 पकड़ लें, 25 में 22 पकड़ लें, तो इसको 100% ही मानना चाहिए। ठीक है, इसमें कटकाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन सब चीज़ों से बचना चाहिए और विश्वास रखिए किसी भी चीज़ पर। और दूसरी बात, जो विद्यार्थी एग्जाम के टाइम में वार्षिकांक खरीदते हैं उनसे बड़का स्टूपिड स्टूडेंट्स इस धरती पर पैदा नहीं हुआ होगा। खासकर हमारे स्टूडेंट्स जो मंथली मैगजीन पे काम करते हैं। ये प्रतियोगिता दर्पण पे भैया जो आप काम करते हैं मंथली करते हैं, और जब मंथली प्रतियोगिता दर्पण पे करते हैं काम तो आपको वार्षिकांक लेने की क्या आवश्यकता है। तो कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी के हाथ में वार्षिकांक, हम तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वार्षिकांक हाथ में आने का मतलब है कि बच्चे का वीकली जो मंथली जो मैगजीन उस पर काम नहीं है, या तो खुद को बेवकूफ़ बना रहा है या फिर हमको बेवकूफ़ बना रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचिए, आप मंथली मैगजीन पे काम कीजिए। ठीक है, वार्षिकांक की आवश्यकता नहीं है। वार्षिकांक की आवश्यकता लास्ट महीना में हम लोग को रोज के पेपर पे काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, हमको लगता है कि ये पहले 24 दिन मैं मान के चलता था, लेकिन अब जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हुआ है, जितना तकनीक फास्ट हुआ है, उसके हिसाब से हमको लगता है कि 1 वीक पहले क्लास। ये भी मेरी कल्पना है, ऐसा नहीं है कि हमारे आयोग में मौसा जी हैं, और मेरे ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी टीचर के मौसा जी आयोग में नहीं होते हैं। जो लोग भी बात करते हैं एक अपने परिपक्वता के आधार पर कहते हैं कि ऐसी संभावना बनती है, ऐसा हो जाना चाहिए। तो हम भी बस उसी में से एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं
कि हो सकता है कि 1 वीक के फासले पर क्वेश्चन सेट होने लगे होंगे। तो अगर वे 1 वीक का अगर क्वेश्चन सेट होता है तब तो भैया लास्ट मंथ में जिस महीना में एग्जाम होगा आपका तो एक मैगजीन होगा ही, साथ ही साथ रोज के पेपर पे काम करना पड़ेगा, जो हम कर लेंगे आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है। आप अपना पढ़ाई पर रिवाइज कीजिएगा और बाकी करंट का काम हम कर लेंगे, डेली 2-3 को पेपर पे काम कर लेंगे, ठीक है। यानी कि लास्ट महीना में, लास्ट वीक में डेली का पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। अभी तो मैगजीन से ही, अभी तो आदत में भी आपको है, डेली पेपर पढ़ते ही हैं, मैगजीन पे काम हम लोग करते हैं, बहुत निश्चिंत रहते हैं भाई साहब। हम फिर से एक बार दोहरा दें कि सारा मैगजीन महत्वपूर्ण होता है। किसी एक मंथली मैगजीन पे काम कीजिए तो आपको कोई मैगजीन पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। 100 पकड़ने के चक्कर में सब गंवाना नहीं है, ठीक है। हमें 30 में से 25 क्वेश्चन पकड़ना है, 30 में से 27 क्वेश्चन पकड़ने हैं, बस इतना है। 30 में 30 पकड़ने के चक्कर में 30 गो मैगजीन खरीद के लेके आते हैं और पता चलता है कि 2 को नहीं पकड़ाता है। तो इन सब चीजों से बचना है। तो प्रतियोगिता दर्पण एकदम मॉडरेट मैगजीन है। मैं 8 सालों से रेगुलर इस पे काम करवा रहा हूं। कितने विज्ञापन हमारे पास आए, माने कितने विज्ञापन, कहने का मतलब क्या है कि कितने मार्केट के जो तथाकथित वो क्या होते हैं, वो जो मार्केटिंग करते हैं किसी किसी मैगजीन के, है ना, हर कंपनी के आए हमारे पास, अरियंत के आए, है ना, और सब कंपनी जो भी आप लोग नाम सुने हैं मार्केट में, सब कंपनी के हम लोग के पास बाजार में जो लोग हैं उतरे हुए, जो अपने कंपनी का मार्केटिंग करते हैं, सब लोग आए। लेकिन हमने प्रतियोगिता दर्पण को कभी नहीं छोड़ा। 7-8 सालों से मैं लगातार, और मैं बेवकूफ नहीं हूं, इतना जानिए आप लोग। आपका विश्वास और अविश्वास ये एक बात है जो मायने रखता है। बाकी हम खुद पे भरोसा रखते हुए इन चीज़ों को हम रेगुलर बढ़ाते रहें। और आज भी हम आपको कह रहे हैं कि बहुत अच्छी और मॉडरेट मैगजीन है। मॉडरेट मैगजीन का मतलब होता है कि ना ही बहुत हाई फाई है, नहीं, और ना ही बहुत निम्न है। इतना बढ़िया है कि एक तरह से ये पृष्ठ तनाव का काम करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इंटर रिलेशन का काम करता है ऊपर और नीचे के एग्जामों से, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया मैगजीन है। इससे आप संतोषजनक काम करें तो रिजल्ट संतोषजनक रहेगा, यानी कि इससे आप पछताएंगे नहीं। आप जैसे टेक्स्ट बुक में, जैसे किताबों में एनसीईआरटी पढ़ के पछतावा नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैगजीन में ये एक ऐसी मैगजीन है जिसको आप पढ़ के पछता नहीं सकते, ठीक है। तो बस इसी माने कि एक तरह से बुद्ध का दर्शन काम कर रहा है, मध्य मार्ग। तो हम लोग मध्य मार्गी मैगजीन पे काम कर रहे हैं, अति मार्गी मैगजीन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो अब तो मेरा ये सेंस है कि अब ऑनलाइन होगा तो हम जनवरी से लेके अप्रैल तक का पूरा ऑनलाइन ही हम आपको दिशा निर्देशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफलाइन जब हम लोग मिलेंगे तो किसी अन्य वजह से मिल लेंगे, किसी अन्य काम के लिए मिल लेंगे। बाकी सारा करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण का हमारी कोशिश होगी कि हम ऑनलाइन ही आप तक प्रेजेंट करें, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं। आज थोड़ा सा काम है, इतनी बात समझने के बाद आप ये फोटो वाला आपके पास होगा ही, सब आपको हम बताते ही हैं। सीधे आप पेज नंबर जा रहे हैं, कितना नंबर पेज है? पेज नंबर जो 9 है, उसमें जीवन को नौका के समान बनाइए। वो तो आप लोग जानबे करते हैं। अभी सब पढ़ने का उम्र आप लोग का नहीं रहा। 1-2 बार जो लोग पेपर दे दिए हैं बीपीएससी के, अब उन लोग को अब ये सब पढ़ने का उम्र नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा भाई साहब कि अभी सब पढ़ के आपको मोटिवेट होने की अब आवश्यकता नहीं है। अब आपको सेल्फ मोटिवेट होने की आवश्यकता है, ठीक है। विल पावर, अंतर आत्मा को मजबूत रखिए, ठीक है। अगर पढ़ें तो पढ़ें, अगर नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आप खुद से ही मोटिवेट होइए तो ज़्यादा बढ़िया है। बड़का बड़का मोटिवेटर लोग के सुन के, बड़का बड़का किताब पढ़ के कोई फायदा ना है। देखिए पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 11 में आइए, जो काम का बात है। राष्ट्रीय घटनाक्रम से पीडी स्टार्ट होता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम से आपका पीडी शुरू होता है। उसमें से पहला जो टॉपिक है वो कहता है कि सीबीआई निदेशक व प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल अब 5 वर्ष तक बढ़ाए जा सकेंगे।
अध्यादेश जारी करके। हमारे हिसाब से सीबीआई एक मैटर हो सकता है प्रश्न के रूप में, लेकिन यह मैटर नहीं बनता, ठीक है, मेरे हिसाब से, इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब दूसरी बात है कि गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, आईबी निदेशक व रॉ के सचिव के कार्यकालों में अब 2-2 वर्ष की वृद्धियां संभव। मेरे फाइल में यह भी नहीं आता, सीधे रिजेक्ट मैं कर दे रहा हूं इसे। क्लियर, बर्दाश्त करते रहिए। हाँ, मेरे फाइल में ये आता है, इंदौर को लगातार 5वें वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ठीक है, अब ये तो आता है। अब हमने जो इसमें पढ़ाई किया है, इंदौर को लगातार 5वें वर्ष देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार। अब ये ऐसा नहीं कि आपसे छुपल कोई करंट अफेयर्स है, इससे पहले जब आया था रिपोर्ट तो पेपरों में आप लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैगजीन में तो 1-2 महीना पहले का ना मैटर रहता है। तो हम लोग तो इसके हिसाब से ना काम कर रहे हैं, हम लोग कितना अप टू डेट है ना। हमको देखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं ना, कि वहां पे हम लोग कितना अप टू डेट करके काम आए हैं। आज की चीजों को मैंने कितना जाना है, हम आज की चीजों पे 10 दिन के बाद जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके भरोसे चैलेंज में नवंबर का भी मैटर आ जाएगा। तो हमको पता है कि आप इसको जानते हैं, हमने भी आपको बताया है और इस पे काम भी किया है, और टेस्ट में क्वेश्चंस भी होंगे। तो एक तो ये पहला जो लाइन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, इस पे कौन सा मंत्रालय काम कर रहा है? आवास एवं शहरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। तो ये पूरा पैराग्राफ में ये महत्वपूर्ण है। फिर स्वच्छ अमृत महोत्सव महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद आप अपने प्रतियोगिता दर्पण में देखिएगा, बिंदुवार कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट्स दिया हुआ है। इन पॉइंट्स में आप देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिकेशन है। जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर को जाता है। यानी इंदौर को जो पुरस्कार मिला है सबसे स्वच्छतम शहर का, वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ये पुरस्कार इंदौर को मिला है। लेकिन ओवरऑल आपको इंदौर याद रख। अब इसमें अगर कहीं कटकाजी करना चाहेगा आयोग, नहीं तो कर सकती है, और यहां पे याद कई चीज गलत करके चले आइएगा। अब मान लीजिए कि 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार नई दिल्ली को गया है। ठीक है, और इस श्रेणी के शहरों में दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः आपको अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को गया है, तिरुपति को गया है। ठीक है, और 372वां स्थान जो है आपके बिहार के सासाराम का गया है। नहीं तो अगर आपको फंसाना चाहे तो ये पहला नंबर जो बिंदु है, ये दूसरा नंबर बिंदु, यहां पे आपको उलझाया जा सकता है। और आप ही क्यों, लगभग लोग उलझ जाएंगे। सब लोग को भगवान एक बरोबर दिमाग दिया है लगभग, जो उसमें तनी ज्यादा सतर्क है। ज्यादा सतर्क का मतलब है कि मध्य मार्गी सतर्कता जिसके पास है वो काम कर जाता है। और जो अति सतर्क लोग है ना, अति है ना, उनके साथ अतिये हो जाता है। इसलिए अति सतर्कता की जरूरत नहीं है। हम लोग बस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को देखें, बदलते हुए पैटर्न स्वरूप को समझें और उसके आधार पर अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। शिक्षा लेदर अपना नहीं करवाना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 25 शहरों में पहला स्थान इंदौर को, तो 1 लाख वाले से भी अधिक शक्ति, इसलिए इंदौर को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसलिए हम लोग ज्यादा इसमें छिद्रान्वेषण न करते हुए
लगभग 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो गया है, स्वच्छ शहर का पुरस्कार गया, वो इंदौर को गया है। इसलिए उस शहर को आप ध्यान रखिए, इंदौर को न। आपके यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी 10 लाख की जनसंख्या पर ही चुने जाते हैं, मतलब टेक्निकली, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर कुछ पॉइंट्स इसमें और आता है तो हम देख लेते हैं प्रतियोगिता दर्पण में हमने क्या टिक लिया है। तो ये जो चार्ट आपको दिया है पेज नंबर 12 में, इसमें जो पहला जो 2021 में सबसे महत्वपूर्ण शहर रहा है वो इंदौर रहा है। तो 2019 में भी, 2020 में भी, 2021 में भी इंदौर नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। इसमें कितनी बार दिया है प्रतियोगिता दर्पण में? कौमा बार बना है? 6 बार। 5वां वर्ष ना, यह लगातार 5वां वर्ष है जब इंदौर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पीडी में 5वां वर्ष लिख रहा है। पढ़े आप लोग? लगातार 5वां वर्ष। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट, लगातार 5वां वर्ष। बाकी इसमें जो आपको इंदौर ध्यान में रहेगा, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है जो चर्चा किया जाए। अब क्या है कि ये तो इंदौर 5वां बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीतता है। अब इसमें इंदौर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कि जब इंदौर आपके सामने आ गया तो क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इंदौर को लेके, एक तो इंदौर जो पड़ता है भारतीय भौगोलिक दृष्टिकोण से वो मालवा के पठार में पड़ता है। तो आपको मालवा के पठार पर एक वर्क कर लेना है। मालवा का पठार ऐसा नहीं है कि आप माटी कोड़ दीजिएगा, जाके मालवा के पठार को थोड़ा सा आपको अपने संज्ञान में ले लेना है, वो 2-4 मिनट में ले लेना है। संज्ञान में लेने का मतलब है क्या कि आप मालवा के पठार पर भी तो 2-3 मिनट सोच लीजिएगा, थोड़ा चिंतन कर लीजिएगा, ठीक, क्लियर है। दूसरा, आपको यहां पे होलकर राजवंश के बारे में पता करना है। तो होलकर राजवंश के बारे में पता क्या करना है? कुछ पता नहीं करना है। जैसे नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया, पूना के पेशवा, उसी प्रकार से इंदौर के होलकर मिलाने के लिए दे देगा। कैसे मिलाने के लिए देगा? यहां दे देगा, मान लीजिए सिंधिया, ठीक है, होलकर, भोंसले, पेशवा, इधर दे देगा आपको क्या, मान लीजिए यहां दे देगा नागपुर, यहां दे देगा इंदौर, यहां दे देगा आपको पूना, और यहां दे देगा आपको क्या छूट गया, इंदौर। इंदौर हो गया, नागपुर हो गया, पूना हो गया, ग्वालियर, एगो और है छूट रहा है,
ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर कहाँ का? हेलो बोलिए। बड़ौदा के गायकवाड़, ठीक है। तो यहाँ बड़ौदा और यहाँ पे हम गायकवाड़ कर दें और यहाँ पे हम आपको ग्वालियर कर दें। तो एकदम एक तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया कि आप थोड़ा नर्मदा नदी या फिर मालवा के पठार पे काम थोड़ा देख लीजिएगा, चिंतन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो मेन हो सकता है कि डायरेक्ट होलकर का इंदौर से पूछ दे, ठीक है, डायरेक्ट पूछ दे होलकर इंदौर, निम्न में से होलकरों का स्थान था इंदौर, नागपुर, पूना, ग्वालियर, ऐसे करके विकल्प दे दे, ठीक है। या फिर उसमें से इंदौर गायब कर दे, बाकी विकल्प दे दे और एक ई विकल्प दे दे और एक मिलाने वाला पूछ दे, तो सिंधिया चल जाए ग्वालियर, भोसले चल जाए नागपुर, होलकर चल जाए इंदौर, पेशवा पूना और बड़ौदा के गायकवाड़, हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चंस लिंक कर दिया कि इंदौर से तो एक करेक्ट का प्रश्न बना ही, साथ ही ज्योग्राफी से क्या संभव है वहां पे और साथ ही इतिहास से क्या संभव है। मैंने विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने का प्रयास किया कि वहां पे कोई वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बढ़िया हो, पता चले, तो ऐसा कुछ पता नहीं चला, ठीक है। कुछ सेलिब्रिटीज को भी समझने का प्रयास किया तो मान लीजिए कि लता मंगेशकर के बारे में भी पढ़ने को मिला कि इंदौर की ही थी, ऐसा ही कुछ मिला, ठीक है। एक राहुल द्रविड़ इंदौर के थे, ऐसे कुछ हमको मिला, लेकिन हमको इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना लिंक करके पूछेगा या फिर इस तरह से नहीं पूछेगा, थोड़ा व्यवहारिकता रखेगा एग्जामिनेशन में। तो एक बहुत मोटा मोटी एक फेमस जो लिंकिंग है मैंने आपसे किया है इंदौर से। और इंदौर में आपको क्या रखना चाहिए, इंदौर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, डेट्रियाट, ऑटोमोबाइल्स के लिए डेट्रियाट एक शहर है जो जाना जाता है, तो भारत का डेट्रियाट इंदौर को कहा जाता है। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार इंदौर में है। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज जो भारत की तीसरी सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है वो इंदौर में स्थित है। अच्छा, एक चीज और लिंक किया मैंने, स्मार्ट सिटी का एक जो इनका अभियान था भारतीय सरकार का, उसमें स्मार्ट सिटी मिशन में 100 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम चरण का हिस्सा था इंदौर। प्रथम चरण का हिस्सा, जैसे 100 शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है तो प्रथम 20 शहर को अगर बनाना है प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में ही शामिल था इंदौर, ठीक है। तो एक थोड़ा बस माइंड में अंदाजा रखना है। और एक अहिल्याबाई होलकर, एक नाम है अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। आपको इन सब बिंदुओं को थोड़ा ध्यान रखना है। अब मान लीजिए हम सबको पढ़ाने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा करंट अफेयर्स कराने में। हम केवल एक लिंक पॉइंट आपको दे देते हैं जिसपे थोड़ा और ज्यादा काम नहीं करना। मैं बस इसलिए ये नाम दिया हूं कि जिसमें आप 2 मिनट भी सोच लीजिएगा ना, तो बीपीएससी में क्वेश्चंस आएगा तो आप बनाने की स्थिति में होंगे। दरअसल नहीं बनने की स्थिति तब बनती है जब आपने कुछ उस पर विचार ही नहीं किया, कुछ सोचा ही नहीं, तब। और कमीशन है कि एग्जाम आपको सोचवाती है, थोड़ा चिंतन करवाती है, जिस पे आप काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमको ये जो सेकेंड जो आपका प्रेडिक्शन पार्ट 2 है ना, कुछ ऐसे ही होने वाला है, थोड़ा टाइम लेंगे करंट अफेयर्स पे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में अभी प्रतियोगिता दर्पण खत्म होगा। हमको लगता है कि हमको काम कर देना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो ये लिंकिंग समझ गया, क्लियर है, आगे बढ़े। तो मैं आगे बढ़ता हूं।
आगे हम बात करेंगे स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी आईएनएस बेला की बात करेंगे हम। साउंड क्लियर है क्या? जी सर, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आईएनएस बेला पे थोड़ा विचार करते हैं। तो आईएनएस बेला में एगो तो यहाँ पे फोटोवे के नीचे लिखा हुआ है मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर पनडुब्बी आईएनएस बेला। ठीक है, तो ये जो लिखा रहता है पर ऐसा नहीं है कि इग्नोर करके चलते जाइए। करंट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इस सब फोटोवा के नीचे जो बिंदुआ लिखा रहता है उस पर थोड़ा ध्यान वान देना चाहिए आदमी को। तो एक तो स्वदेश निर्मित शब्द का प्रयोग किया गया है, इस पॉइंट्स पे बिल्कुल ध्यान देंगे। एक मिनट, स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम को नौसेना में शामिल किए जाने के एक माह भीतर देश में ही निर्मित, हाँ ये भी देश में ही निर्मित है। स्कॉर्पियन श्रेणी की एक अन्य पनडुब्बी आईएनएस बेला यानी कि स्वदेशी है, इस बिंदु पे ध्यान देंगे। डेट इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, 25 नवंबर 2021। और हिंद महासागर में नौसेना की क्षमता बढ़ाने की अहम भूमिका, यानी कि इसका उद्देश्य है हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की क्षमता को और मजबूत करने के संदर्भ में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब आप स्कॉर्पियन श्रेणी की जो चौथी पनडुब्बी है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब इससे पहले 1 2 3 आपको शामिल की जा चुकी है। इससे पहले ये चौथी पनडुब्बी है आईएनएस बेला, पहला नंबर तो चौथी है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, बिंदु जो देख रहे हैं आप, उसमें आपका जो दूसरा बिंदु है जो आप देख सकते हैं, आपके पास प्रतियोगिता दर्पण है ही, बोर्ड पर अगर नहीं दिखाई दे तो पीडी पे भी आप देख ही सकते हैं कि पहला ये जो, हाँ दूसरा जो बिंदु है कि इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी थी, जिसका समुद्री परीक्षणों के लिए जलावतरण अक्टूबर 2015 में हुआ था, जिसे 14 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया था। यानी कि इसी श्रेणी की जो पहली पनडुब्बी का नाम है आईएनएस कलवरी। ठीक है, फिर दूसरे श्रेणी का है खंडेरी। खंडेरी इस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है, दूसरे बिंदु में। ठीक है, और स्कॉर्पियन श्रेणी की जो तीसरी पनडुब्बी है वो है आईएनएस करंज। ठीक, और इस श्रेणी की जो चौथी पनडुब्बी है वो है आईएनएस बेला। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु जो है एक बार ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि इसमें से स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी नहीं है या कौन सी पनडुब्बी है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी नहीं है ये पूछने की ज्यादा संभावना है। उसमें विकल्प में रहेगा आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला, विकल्प ई, ऐसे कुछ रहेगा तो आप बना लेंगे। नहीं तो इन तीनों बिंदुओं को ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी आपको राम कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। और देखिएगा एगो छोटा बॉक्स है यहाँ पे, नॉन निर्मित पनडुब्बी बेला का यह नामकरण हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पे किया गया है।
मैंने मछली के नाम पे किया गया। अब खतरनाक मछली कौन सी है हमने ध्यान नहीं दिया है भैया, तो बेला कुछ होगा। तो नवनिर्मित पनडुब्बी बेला का यह नामकरण हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक शिकारी मछली के नाम, एक मछली के नाम पे INS बेला का नाम रखा गया। बस इतना ध्यान रखिए। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अब देखिए अभी जो मैटर है, ऐसा विवादित मैटर आ जाता है कि हम क्या कहें। धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती, मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला। वैसे तो मेरे श्रेणी में ये नहीं आता, लेकिन थोड़ा लिंकिंग हो सकता है, चर्चा का अगर विषय बना है तो लिंकिंग हो सकता है। एक तो आप मान लीजिए कि हम SC हैं और किसी SC लड़की से विवाह करते हैं, ठीक। तो SC लड़की हैं और SC लड़के हैं और SC लड़की से विवाह कर लिए। ओकरा बाद हम जाके ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लिया अपने धर्म को, खुद के धर्म को, ठीक है, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिए, ठीक। और ईसाई धर्म में हम मान लीजिए कि OBC श्रेणी में आ गए। तो अब OBC प्लस SC दोनों का आरक्षण चाहिए, यानी कि बीबी भी हमारी SC का उधर आरक्षण, इधर OBC का, दोनों को आरक्षण चाहिए, है ना। OBC के फैसिलिटी भी चाहिए और SC के भी फैसिलिटी चाहिए। तो इसी आधार पर ये बताने का हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया कि आपके धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये माने कि माने जाति बदलने पे ही आपको नहीं, चूंकि आप इसको एक इंटरकास्ट मैरिज का नाम दे दीजिए और इंटरकास्ट मैरिज की जो फैसिलिटी है वो हमें दी जानी चाहिए। तो कहना यह है कोर्ट का कि आपके धर्म बदलने से, जब आप बियाह किए थे तो एक ही जात के थे, अब बाद में आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज को इसको करार दिया जाए और इंटरकास्ट मैरिज के आधार पे आप हमें कुछ आरक्षण के लाभ दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा। जिस समय आप बियाह किए थे दोनों एक ही कास्ट के थे और इसमें कोई इंटरकास्ट मैरिज का नियम लागू नहीं होता और उसके लिए जो फंड दिए जाते हैं, जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, वो आपको नहीं दी जाएंगी। यही हाई कोर्ट का है निर्णय। तो मान लीजिए कि आर्टिकल 25 है, धर्म तो बदल ही सकते हैं, अब जाति बदल जाएगा उससे। ये हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, आपको मानना पड़ेगा कि कैसे ये है कि भैया मान लीजिए कि कई ऐसे माइनॉरिटी हैं जहां पे SC ST का कॉन्सेप्ट नहीं है, OBC का कॉन्सेप्ट हो सकता है या जनरल का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो उस स्थिति में या फिर आपका एक वो भी चाहिए, ऊपर से इंटरकास्ट भी करार दे दीजिए। तो यहाँ मैटर कुछ अलग था, इस कारण हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपके धर्म बदलने से आपकी जाति नहीं बदली जाएगी, आपकी जाति वही रहेगी। अब मान लीजिए कि अगर इस तरीके से होगा कि मान लीजिए कि हम SC हैं और धर्म बदल के किसी अन्य धर्म में चले गए, तो हम वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ और हो जाएंगे, वहाँ भी आप SC ही रहेंगे, ठीक है। और जब आप अध्ययन करेंगे ना, जब भारत की सामाजिक स्थिति को, माइनॉरिटी में भी अगर जो धर्म बदले गए हैं किसी जमाने में, जब बहुत बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धर्म बदलने से ऐसा नहीं था कि आप किसी धर्म में जाके उस धर्म के सबसे श्रेष्ठ बिरादरी में चले गए। ऐसा यहाँ की जो श्रेष्ठ बिरादरी है, अगर उस धर्म में गई वही श्रेष्ठ बनी नहीं। अगर आप यहाँ निम्न वर्ग से थे तो वहाँ जाके आप जुलाहा बन गए, बात समझे, या कुछ अन्य बन गए। ऐसा भी देखने को मिल सकता है भाई साहब, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये आप जाके पढ़िए, अध्ययन कीजिए, उसको देखिए। क्योंकि इसमें जब आप सामाजिक अध्ययन करेंगे तब, नहीं तो बिना मतलब का एक चश्मा पहन लेते हैं, पूर्वाग्रह के शिकार रहते हैं, उसके आधार पे हम लगते हैं छिद्रान्वेषण करने भारतीय समाज का। भारतीय समाज में जातिगत व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बहुत पुराना है, और जब आप भारतीय संस्कृति में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोगवा हम ही आप हैं, या तो मुस्लिम बनेंगे या सिख बनेंगे, ईसाई बनेंगे, फिर हिंदू बनेंगे, ठीक है। विचारवा आपका यही का है, मिट्टी आपका यहीं की है, भाषा आपकी यहीं की है, सोच आपकी इसी मिट्टी से तैयार हुई है, तो वो दिखेगा आपको।
ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मौसम बदल देंगे, यहाँ की भूगोल बदल देंगे, ठीक है। चीज़ें आप विचारों पे थोड़ा बदल सकते हैं, या फिर कुछ पूजा की प्रवृत्ति बदल सकते हैं, आडंबर की प्रवृत्ति बदल सकते हैं, लेकिन सेंस जो है, ठीक है, ज़हन जो है, इतना आसान नहीं होगा बदलना, ठीक है। हम आज भी किसी भी धर्म में हो तो जाति या धर्म या उस तरह के जो मैटर हैं, ठीक है, जैसे हम लोग घर पे रह के बात करते हैं उस तरह की बातें होंगी ही होंगी। जैसा हमारा समाज है, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, उसमें मुद्दा, हमारी जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, निश्चित रूप से ऐसे ही मुद्दे होते हैं, ठीक है। कोई जाति के आधार पे किसी को बांट रहा है, किसी को धर्म के आधार पे बांट रहा है, ठीक है। तो हम पहले से ऐसा नहीं था कि टूटे हुए नहीं थे, इंटरनल तब भी आप टूटे हुए थे, आज भी टूटे हुए हैं, है ना। उस तरह का कोई राजनीतिक स्टेटस वाला व्यक्ति आ जाता है तो आपको दिखा देता है कि आप कितने टूटे हुए हैं, ठीक है। आप किसी धर्म में जाके एक नहीं हो जाते, या बहुत बड़का तिस्मार खान नहीं हो जाते। आप वहां भी गए हैं तो अपनी सोच लेके गए हैं। किसी भी धर्म में जाते हैं तो ये सोचवा यहां पे छोड़ के नहीं गए, वो सोचवा लेके गए वहां पे। तो एक जो प्रवाह है ना, एक जो ट्रैक है हम लोगों का, वो यहीं का है। वो ट्रैक अभी तक मेंटेन है, चाहे आप इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, चाहे जाति बदल लीजिए, चाहे धर्म बदल लीजिए। तो इसलिए भी हो सकता है कोर्ट ने इस तरह की बात कही हो कि इस तरीके से एक गलत ट्रैक या पैटर्न शुरू ना हो जाए, ठीक है, कि हम धर्म बदलेंगे, कैसे को वहां जात बदल जाता है, ऐसे धर्म बदलने हैं, नहीं। आप अंतर आत्मा से अगर आप आ रहे हैं, आर्टिकल 25 के थ्रू आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं की जा सकती, लेकिन बाकी अन्य कारणों से आप आते हैं तो मामला बन सकता है। इसलिए उतना हम तो इसको केवल इस तरह से चर्चा कर लिया, नहीं तो यहाँ पे मेरे ये लिस्ट में ये सब नहीं है। हबीबगंज का नाम बदल दिया, है ना, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। अभी सब चीज़ प्रश्न में आपका नहीं बनने वाला है। हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बने देव सहायन पिल्लई को निधन के 270 वर्ष बाद संत का दर्जा दिया गया है। एक तो आप लोगों को संत के नाम से हमको थोड़ा ध्यान आ गया कि आप लोग को 9 वर्ष की शुभकामनाएं हम देना भूल गए थे, ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले। तो हम आपको पहले तो 9 वर्ष की शुभकामनाएं दे दें, ठीक है, दिमाग में आया नहीं तो अब मैं फिर से दे देता हूं आप लोगों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं, ठीक है। लेकिन जो भारतीय, क्या हुआ? आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 9 वर्ष की। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो हम ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी हम लोग 9 वर्ष तो मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन हमारा जो 9 वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और 1 अप्रैल हम लोग भारत में या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कौन दिवस मनाते हैं? अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। इसमें मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने अप्रैल फूल बनाया, नहीं। तो हैप्पी न्यू ईयर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी के 1 से कोई दिक्कत नहीं है, ओकेजनल चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन 1 अप्रैल को हम लोग फूल दिवस मनाते हैं, मूर्ख दिवस नहीं। कितना गहरा षड्यंत्र हुआ होगा भारत की संस्कृति का। कैसे आप कह सकते हैं कि भैया इंग्लैंड वाले को अपनी संस्कृति प्यारा नहीं है और अमेरिका को अपनी संस्कृति प्यारा नहीं है? उनको तो इतनी संस्कृति प्यारा है कि हमारा फर्स्ट जो शुरुआत होता है साल का, हमारी संस्कृति को फूल दिवस और अपनी संस्कृति को पूरा इंटरनेशनली, है ना, 9 वर्ष घोषित करवा दिया गया और हमारे संस्कृति को इंटरनेशनली फूल दिवस घोषित करा दिया गया। किसी तरीके से ये पैटर्न बन गया। तो मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि ये भी 9 वर्ष आपको मुबारक, और वो भी आएगा तो वो भी 9 वर्ष आपको मुबारक। ये अप्रैल फूल का जो चलन आया, हमको भी कितना लोग बेवकूफ बना देता है, नहीं। तो ये हम बस आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए हमारी संस्कृति को
ये इतना आसानी से ये देश गुलाम नहीं बनाया गया, बहुत मेंटल एक्सरसाइज किया गया है, इसके पीछे बहुत मेंटल एक्सरसाइज है। क्योंकि ये भाई साहब को 270 वर्ष बाद संत की उपाधि दे रहे हैं, है ना। हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बने थे ये, ठीक, हिंदू धर्म त्याग कर ये ईसाई बने थे, ठीक। और केरला से, त्रावणकोर से ये मैटर आ रहा है, कैथोलिक चर्च से ये जुड़े थे, तो इनको संत की उपाधि दी गई है। और फिर से एक बार मतलब कि चर्चा का विषय देखिए, कितना पुराने लोगों को संत की उपाधि अभी भी वेटिकन सिटी से दे देते हैं। तो अगर नाम मन हो देव सहायन पिल्लई का तो ध्यान रख सकते हैं। वैसे त्रावणकोर एक ऐसा जगह है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत ही केरला से हुई थी 52 एडी से 52 एडी। ऐसा नहीं है कि ईसाई धर्म पुर्तगालियों के आगमन के बाद शुरू हुआ, ऐसा थोड़ी है। आपके सेंट थॉमस जो थे ईसा मसीह के जो 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे सेंट थॉमस। सेंट थॉमस थोड़ा शक्की मिजाज के व्यक्ति थे, तो ईसा मसीह ने उनके शक को, उनके संदेह को क्लियर करने के लिए बोला कि हमारी मृत्यु के बाद 3 दिन के बाद हम जी जाएंगे, माने बच के आ जाएंगे, मतलब जीवित हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। तब उनको, सेंट थॉमस को ये विश्वास हुआ कि नहीं, ईसा मसीह तो हाँ भैया भगवान है, ठीक है। तब उनको इस विश्वास के आधार पे उन 12 शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया कि जाइए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो सेंट थॉमस भारत आ गए, 2 बार भारत आए, ठीक है। एक तो हिंद महासागर वाले एरिया से आए और एक ऊपर अफगानिस्तान से चले आए थे, अब मैंने स्थल मार्ग से। तो सेंट थॉमस जब आए तो त्रावणकोर में, केरला में आए पहली बार। तो कहते हैं कि जो सबसे प्राचीन जड़ें हैं ईसाई धर्म की, वो भारत में केरला से शुरू होती है। और केरला से जब ये जड़ें शुरू हुई थी ईसाई धर्म का, उस समय यूरोप में कई कंट्री में ईसाई धर्म शुरू नहीं हुआ था। यानी कि भारत में ईसाई धर्म की जड़ें इतनी प्राचीन हैं, इतनी पुरानी है कि जितनी पुरानी यूरोप के भी कई कंट्री में नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे भी ध्यान रखना जरूरी है। 52 एडी 52 एडी नहीं, तो कोई उनकी मृत्यु के 15-20 वर्षों के बाद की घटना है ये, 52 एडी 52 एडी ईसा मसीह के। तो इस तरीके से वो आते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, खूब धर्म परिवर्तन भी करवाते हैं और होता है। और केरला आज निश्चित रूप से एक बहुत, पूरे देश में अगर ईसाइयों की बात करें तो वहाँ पे लगभग 70% से ऊपर की रेशियो में ईसाई हैं। तो एक नाम है, ध्यान रखना हो तो रखिए, तो हमारा वो लिस्ट में उतना ही प्रबल तरीके से नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो है आपका भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न, ये है, ये होना भी चाहिए, आप लोग के भी हिसाब से होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है तो जब आप इसको पढ़े होंगे तो भारत का 52वां ये फिल्म महोत्सव है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये। तो पहला नंबर, तो इस नंबर पे ध्यान रखिएगा, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बार बार गोवा में ही होता है, 18 साल से गोवा में ही हो रहा है, इस कारण से उसमें हमको याद कराने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आप गोवा ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर तो गोवा बतईबे नहीं किए थे, वो वाला बात नहीं होना चाहिए। लगातार 18वां वर्ष है जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में हुआ है। चलिए, ये आपका इतना कहानी पढ़ने से बढ़िया है कि यहाँ पे बात करते हैं। उद्घाटन फिल्म का नाम है द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, निर्देशक है कार्लोस सौरा। महोत्सव की जो समापन फिल्म है ए हीरो, निर्देशक है असगर फरहादी।
फोकस कंट्री है ब्रिक्स के 5 देश। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष है रक्षण बनी एतड, ईरान के हैं। फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली अन्य ट्रॉफियां जो है स्वर्ण, रजत, मयूर, ये सब है। इसमें से हमने चर्चा कर दिया फोकस कंट्री के अलावा इसमें से हमको कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। फोकस कंट्री के अलावा इसमें से हमको कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महोत्सव की उद्घाटन फिल्म, महोत्सव की समापन फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष, एक बार पढ़िए। लेकिन फोकस कंट्री ब्रिक्स के 5 देश, इसका ध्यान रखना है। और ये पूरे पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है रिंग वांडरिंग को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये जो ICFT यूनेस्को को गांधी पदक मोहम्मद सालेह हारून की फिल्म लिंगुई द सेक्रेंट्स ब्रांड्स को दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए सत्यजीत राय पुरस्कार हंगेरियन निर्देशक स्तेवान स्वाजोवो को जाता है। वो अमेरिकी निर्माता निर्देशक मार्टिन स्कोर्सेस को जाता है। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को जाता है। अब यहां राशि भी है, आजकल राशियों पूछ देता है नहीं, लेकिन अब इनकी राशियां तो नहीं पूछनी चाहिए। और इसमें हमने क्या ध्यान दिया है, आप थोड़ा 34 नंबर पेज पे आ जाइएगा। चौंतीस नंबर पेज पे चौंतीस नंबर पेज में शेष पृष्ठ 14 का जो मैटर दिया है, जो आप पढ़ेंगे उसमें ब्रिक्स फिल्मोत्सव के पुरस्कार वाले लिस्ट में है, माने इसका लिस्ट है ब्रिक्स फिल्मोत्सव के पुरस्कार। उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का जो पुरस्कार मिला वो धनुष को मिला है। फिल्म असुरन के लिए, भारत के हैं, रजनीकांत के दामाद हैं, ठीक है। बस और में कोनो बात नहीं है वैसन जो ध्यान रखा जाए। आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। और आपको एक अंतिम पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है ट्रेडिशनल के लिए। क्लियर है यहां तक?
फिर आप 14 पे चले आइए। चौदह के बाद तो भैया अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट हो गया मैटर। और अंतर्राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय खत्म, अंतर्राष्ट्रीय में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 ग्लासगो में संपन्न। एक तो स्कॉटलैंड की बहुत बढ़िया शहर है, बड़ा शहर है ग्लासगो, सो तो ध्यान रखना ही है आपको, ठीक है। ग्लासगो की राजधानी एडिनबर्ग, एडिनबर्ग को ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है एडिनबर्ग ध्यान रखने में। और ग्लासगो में एक और प्रश्न, लिंक, मैं मैटर पे बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे लिंक पे बात कर रहा हूँ कि भाई ग्लासगो की राजधानी आपको पता होनी चाहिए एडिनबर्ग, और सॉरी स्कॉटलैंड की। ग्लासगो तो वहाँ का सबसे बड़ा शहर, महत्वपूर्ण शहर है, बड़ी घूमने उमने वाला शहर है, चारों तरफ से पहाड़ वहाड़ से घिरल है। उसी टाइप का शहर भारत में भी है, कुर्ग। कुर्ग एक शहर है जिसको भारत का ग्लासगो कहा जाता है, कुर्ग को। सॉरी, क्षमा चाहेंगे, भारत का ग्लासगो नहीं, भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड। हालांकि इतना लिंक करके ना पूछेगा, लेकिन रखिए ध्यान, पता ना कौन एग्जामिनी के ध्यान में आ गया हो कौन बात नहीं। हाँ, अभी बात लिंक वाला बात होने के बाद महत्वपूर्ण बात पे आया जाए। ग्लासगो तो समझ ही रहे हैं आप, इससे पहले भी चर्चा हुआ है। आपको क्या करना है इसमें, ये जो आप देख रहे हैं मोटे लेटरों से लिखा हुआ कि सम्मेलन में अपने नेशनल स्टेटमेंट्स के तहत 5 महत्वपूर्ण वायदे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, जो भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, तो ये बहुत वीवीआई पैराग्राफ है, ध्यान रखिएगा। भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना, 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता का नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करना, कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी लाना, और अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% में भी कम करना, तथा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन अर्थात कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य प्राप्त करने इनमें शामिल है। तो ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, सो आप ध्यान रखिएगा। और ये तो आपको मूलतः ध्यान तो रखा, COP26 का सम्मेलन ग्लासगो में हुआ, ये तो आप ध्यान रखेंगे ही, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से ये 5 पॉइंट्स, भैया ये मोटका जो लेटर में लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसको आत्मसात कर जाना है, ठीक है, आत्मसात। जस्ट उसके नीचे आप एक पैरा देखेंगे, शिखर सम्मेलन के अगले ही दिन एक्सेलरेटिंग क्लीनिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड पर बल श्री मोदी ने दिया। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि यहां से 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड पे इन्होंने चर्चा करते हुए एक उपनिषद का नाम लिया था, सूर्य उपनिषद। मैंने इस पर भी चर्चा किया हुआ है कि सूर्य उपनिषद
किस वेद का उपनिषद है, बस इतना ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद। ठीक है, वैसे उपनिषदों की रचना तो वेद व्यास के बारे में माना जाता है कि किया है, तो सूर्य उपनिषद भी अगर पूछ दे किसने रचना की तो मार दीजिएगा वेद व्यास, ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, तो ये तो एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड, मतलब आप लोग इस पर चर्चा पहले भी हुआ है कि एक तरह से पूरे वर्ल्ड को, है ना, एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड के जोन में रखना कि एक, अगर मान लीजिए कि हम प्रकाशित हैं तो हमारा इतना बढ़िया ग्रिड होना चाहिए, इतनी बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर हमारे पास प्रकाश है तो उसी प्रकाश को लिंक करके हम जहां प्रकाश नहीं है वहां प्रकाश पहुंच सके। भारत में आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस इफेक्टेड कई जोन है, मैंने ग्रीन हाउस, जिस ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि ग्रीन हाउस एक ऐसे जगह जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ पे वो शीशे का घर बनाते थे, उससे हीट शीशे के अंदर आ जाती थी, इसलिए इसी तरह से ना ग्रीन हाउस गैसों का कॉन्सेप्ट भारत में माने वर्ल्ड में आया। तो वैसे जगहों पे भी हम सूर्य का ताप पहुँचा सकते हैं। ठीक है भैया, जैसे नदी लिंक की योजना है वैसे ही ये सन के ऊर्जा को लिंक की योजना से जोड़ना चाहते हैं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये आसान कॉन्सेप्ट नहीं है कि कृष्णा नदी के पानी को, है ना, कृष्णा नदी के पानी को हम गंगा नदी से कनेक्ट कर दें या कावेरी के पानी को गंगा नदी से कनेक्ट कर दें, या फिर कई हिमालयी नदियां को हम लोग ऐसे स्थलों से कनेक्ट कर दें जहाँ पे नदियों का में बरसाती नदियाँ जो बरसात पे सिर्फ डिपेंड रहती हैं, उनको ऐसा हिमालयी नदियों से लिंक कर दिया जाए कि उनमें भी पानियों का धारा सालों भर सदा नीरा बनी रहे। तो उसी प्रकार सूर्य की प्रकाश को ऐसे लिंक कर दिया जाए कि जहाँ जहाँ जिस वर्ल्ड में ताप की कमी हो उसके आधार पर ये टेम्परेचर पहुँचाया जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड, हमने जो ठेठ में समझा है, हम बहुत तकनीकी भाषा का प्रयोग करके आपसे बात नहीं कर रहा, हमने बस ठेठ में बात कर लिया आपसे। नहीं, हम यहाँ पे एकदम लेबोरेटरी खोल खोल के एक एक पॉइंट पे वेट नाप जोख जोख के नहीं कर रहे हैं बात। ठीक है, मोटा मोटी जो भाव है वो हमने आपको इसके माध्यम से बताया है। ठीक है, तो इसमें और क्या आपको ध्यान रखना है, इतना के बाद आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, रोम में G20 शिखर सम्मेलन व ग्लासगो में COP26 में भागीदारी के पश्चात प्रधानमंत्री श्री मोदी नई दिल्ली वापसी 3 नवंबर को हुए थे। जलवायु परिवर्तन पे आगामी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP27 मूलतः नवंबर 2021 के लिए निर्धारित था। अब यह सम्मेलन 7 से 18 नवंबर 2022 को मिस्र में होगा, इजिप्ट में, जो जगह है शर्म अल शेख। तो इसका मैंने कोई ज्योग्राफिकल कनेक्शन नहीं किया है, जो घटना हो चुकी है उस पर ज्योग्राफिकल कनेक्शन पे बस केवल बात किया है। उसके पश्चात COP28 का आयोजन होगा नवंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पैराग्राफ है। ठीक है, तो हम बस इतना ही काम किए थे अभी, मतलब इतने ही करंट पे हमने काम किया था जो आप तक पहुंचाना था। बाकी अभी और भी बाकी है, तो नेक्स्ट वीक में रखेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सैटरडे को एक क्लास ऑनलाइन शाम को 7 बजे दिया जाए और संडे को ऑफलाइन मिला जाए, ऐसे ही बात करने के लिए मिला जाए। ऐसे ही कुछ कहानी वहानी होगा, है ना। बाकी करंट का काम हम लोग ऑनलाइन रखते हैं, इससे थोड़ा और लोगों के बीच में कुछ जागरूकता फैल जाए, है ना। समझने वाली तो है नहीं दुनिया, है ना। वो एग्जाम के टाइम में डर से रट्टा मारबे करेगी, शॉर्टकट में जाके चीज़ें लाएंगी ही लाएंगी, है ना। लेकिन बस इतना यकीन रखिए, अगर आपके मंथली मैगजीन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कौनों के बाबूजी के मैगजीन से प्रश्न आएगा। अगर मंथली मैगजीन से नहीं आएगा तो वार्षिकांक का शॉर्टकटिया किताब से आएगा। ये सब बेवकूफ़ मत बनाइए खुद को, आपसे सभी ने निवेदन है। ठीक है, अपने शहर को बचाइए, खुद को बचाइए, नहीं एक बेहतर माहौल देने का प्रयास कीजिए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए।
ठीक है, नहीं उससे कौन बड़का तीर लग जाता है, ऐसा भी नहीं है, जबकि तीर लगने वाला भी होता है निशाने पे, वो भी छटक जाता है। इसलिए मंथली मैगजीन जब आप पढ़ रहे हैं तो अदरवाइज किसी मैगजीन की तरफ आपको लालचाई आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस पे बस कमांड कीजिए, बस कमांड कमांड कमांड, जितना कम से कम हम लिंक कर रहे हैं उतना तो कमांड 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 कीजिए ही। ठीक है, और उसके बाद आप डेली पेपर पे डिपेंड रहिए और किसी अन्य मैगजीन पे डिपेंड मत रहिए। प्रतियोगिता दर्पण के अलावा आप डेली न्यूज को भले कवर कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा आपको किसी मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। हो सके तो जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसी को इसी मैगजीन में दोबारा तिबारा चौथा बार पांचवा बार, या जो आपका टेस्ट लिया गया उसी को पांचवा बार छठा बार सातवां बार रिवाइज कीजिए। बोर मत होइए। ठीक है, उन चीज़ों से बिल्कुल बोर मत होइए जो आपको एग्जाम में रिजल्ट दिला सकते हैं। ठीक है, उसको अगर पूरी तरीके से इंटरेस्ट रखिए, उसमें अपना समय का सेव कीजिए, छितराने वाला काम मत कीजिए। हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं। 9 वर्ष में बिल्कुल भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे और आगे बढ़ें। ठीक है, और बहुत इत्मीनान से आगे बढ़ें। किसी प्रकार का कोई आपको भगवान न करे कि किसी प्रकार का कोई तनाव आए, टेंशन आए। ठीक है, रिलैक्स होके, जॉली होके, एंजॉय करते हुए अपने चीज़ों को, अपने टारगेट को अचीव कीजिए। यही शुभकामनाएं हैं हमारी। ठीक है, धन्यवाद।